कुछ देर पहले ही बारिश हुई थी, जिस वजह से आशा के घर के बाहर थोड़ा सा कीचड़ होता है और उस कीचड़ में एक कार आकर रुकती है, जिसमें से आशा की छोटी बहू पूजा अपने पति के साथ उतरती है। क्योंकि पूजा का डिजाइनर लहंगा ड्रेस नीचे से थोड़ा मुड़ गया था, इसलिए गाड़ी से उतरते ही सुमित उसका लहंगा ठीक करने लगता है। हाथों में पूजा की थाल लिए खड़ी आशा अपने बहू बेटे का इंतजार कर रही होती है और कुछ ही देर में निशा फूलों की थाल लेकर घर से बाहर निकलकर अपनी भाभी का डिजाइनर लहंगा देखकर बोलती है, भाभी आपका लहंगा कितना अच्छा लग रहा है। मुझे भी अपनी शादी में आपकी तरह ऐसा ही डिजाइनर लहंगा चाहिए। ऐसा डिजाइनर लहंगा पहनकर इस कीचड़ में शादी करोगी? डिजाइनर लहंगे को अभी से ही कैसे खराब करने आए इसकी प्लानिंग मत करो और एक बार अपनी हैसियत देखो। डिजाइनर लहंगा हर कोई नहीं पहन पाता। सभी पूजा की ऐसी बातें सुनकर उदास हो जाते हैं, पर कोई पूजा को कुछ नहीं कहता। कुछ ही देर में आशा अपनी बहू का गृह प्रवेश करवाती है और अंदर चटाई बिछाकर उसे और बेटे को बिठाती है अंगूठी की रस्म के लिए। तो वहीं शादी के बाद पूजा की मां कविता लिविंग हॉल में बैठकर अपने पति से शिकायतें करती है। क्या जरूरत थी अपनी बेटी की शादी अपने उस गरीब दोस्त के बेटे से करने की? उनका घर भी मिट्टी का बना है, कैसे मेरी बेटी उस मिट्टी के घर में रहेगी? तुम्हारी इन्हीं सोच की वजह से हमारी बेटी हाथ से निकल गई। अरे उसकी शादी एक गरीब घर में करना जरूरी, बहुत जरूरी था। अब उसे पैसे की अहमियत होगी। वो अपने से गरीब को कुछ नहीं समझती थी और इतनी बदतमीज हो गई थी कि उसे सुधारने के लिए ही मैंने उसकी शादी ऐसे घर में की है। वहां रहकर उसे प्यार भी मिलेगा और वो संस्कार भी सीखेगी। कविता के कहने पर भी पूजा के पिता कविता की एक नहीं सुनते और अपने डिजाइनर रूम में आकर अपनी ड्रेस पर सुई धागे से काम करने लगते हैं। तो वहीं जब पूजा रस्म करके पूजा अपने कमरे में जाती है तो बाहर बारिश होने लगती है। खिड़की से बाहर बारिश और अंदर अपना मिट्टी का कमरा देख पूजा को बहुत गुस्सा आता है। साथ में वो ये भी देखती है कपड़े पोटली में रखे हैं। एक भी अलमीरा नहीं है इस घर में। मेरे सारे डिजाइनर कपड़े हैं। क्या मैं अपने डिजाइनर कपड़े आप लोगों की तरह पोटली में रखूंगी? पूजा तुम परेशान क्यों होती हो? हमारे घर में संदूक है, हम नए कपड़े उसी में रखते हैं। तुम भी अपने डिजाइनर कपड़े उसी में रखना। अलमीरा के समय में भी तुम्हारे घर में संदूक है। अगर इस बारिश की वजह से उसमें सीलन आ गई तो क्या मेरे डिजाइनर कपड़े खराब नहीं हो जाएंगे? पूजा आते ही शिकायतें करने लगती है। सुमित बेचारा खिड़की बंद कर देता है और जैसे तैसे पूजा अपनी मिट्टी के कमरे में चारपाई पर सोकर अपनी रात गुजारती है और अगली सुबह अपनी माँ को फोन करती है, जहां माँ अपने गले में इंची टेप डालकर डिजाइनिंग रूम की खिड़की पर खड़ी होती है तो पूजा अपने कमरे में बैठी होती है। पूजा, यहाँ तो बहुत बारिश हो रही, तो वहाँ ठीक तो है? आज तो तेरी पहली रसोई भी है। मेरी बेटी इस बारिश में उस मिट्टी के घर में कैसे अपनी पहली रसोई करेगी? मैं क्यों करूं इस बारिश में घर के बाहर बैठकर अपनी पहली रसोई? बेटा, तुझे पहली रसोई करनी पड़ेगी। मैंने तेरे पिता से बात की है, वो ऐसे ही तुझसे नाराज है। अगर तुमने वहाँ कुछ नहीं किया और यहाँ उन्हें पता चल गया तो वो यहाँ से तुझे कुछ नहीं देने वाले, जो देने का उन्होंने वादा किया था। ये तो टॉर्चर किया जा रहा है मुझे। बस 3-4 महीने और बिता ले, फिर मैं कोई तरकीब निकाल कर तेरा तलाक करवा दूंगी। बस एक बार अपने पिता को विश्वास दिला दे कि तू किसी भी माहौल में ढल सकती है। अपनी माँ के कहने पर पूजा अपनी ब्रांड न्यू डिजाइनर ड्रेस पहनकर घर के बाहर जाती है, जहाँ अब भी बारिश हो रही थी। घर के बाहर तिरपाल के नीचे मिट्टी का चूल्हा देख उसका मुंह बन जाता है। मैं अपने डिजाइनर कपड़े पहनकर इस बारिश में मिट्टी में बैठकर खाना बनाऊंगी। मैं जानती हूँ पूजा, तुम्हारी ये डिजाइनर ड्रेस है, इसीलिए तुम आज मेरी साड़ी पहन लो। मिट्टी का घर है, बारिश का मौसम है, हर वक्त जमीन गीली रहती है, तुम्हारे डिजाइनर कपड़े खराब हो जाएंगे। तुम अपनी पहली रसोई करके चाहो तो फिर से अपनी ये डिजाइनर ड्रेस पहन सकती हो। इतना बोलकर काजल अपने कमरे से पूजा के लिए एक साड़ी लेकर आती है और उसे देती है, पर पूजा उस साड़ी को कमरे में ले जाकर फेंक देती है। मैंने इतनी महंगी ड्रेस पहन रखी है, उनकी हिम्मत कैसे हुई मुझे अपने जैसी 3rd क्लास साड़ी देने की? तभी निशा आती है। भाभी, अगर आपको भाभी की दी साड़ी नहीं पहननी तो आप अपनी ही ड्रेस पहन लो, पर अपनी पहली रसोई कर लो। मैंने बाहर मिट्टी से लिपाई कर दी है, बारिश नहीं हो रही, आपकी ड्रेस गंदी नहीं होगी। आप पटरे पर बैठ जाना। निशा मुंह बनाकर अपनी डिजाइनर ड्रेस पहनकर बाहर जाती है और पटरी पर बैठकर खाना बनाने की कोशिश करती है, पर वो खाना नहीं बना पाती। अब काजल आकर सब्जी बनाती है और निशा रोटियां बेल कर देती है। सब्जी बनने के बाद पूजा रोटी सेकती है। इस तरह पूजा अपनी जेठानी और नंद की मदद से अपनी पहली रसोई करती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन बाहर तेज बारिश होने लगती है, जिस वजह से खिड़की और कमरे की कुछ जगह से छत टपकने लगती है। पूजा जल्दी से अपनी सारी ड्रेस उठाकर इकट्ठा कर लेती है। तभी वहां निशा आती है और अपनी भाभी की इतनी सारी ड्रेसेस देखकर उसमें से एक ड्रेस पसंद करते हुए अपनी भाभी से कहती है,
भाभी आपकी सारी ड्रेस तो बहुत अच्छी है, क्या मैं आपकी ये वाली फ्रॉक ड्रेस ले लूं? दरअसल कुछ दिनों में मेरे कॉलेज में फंक्शन है। तुम डिजाइनर ड्रेस पहन भी लो तो कौन सा सुंदर दिखने वाली हो, एक बार खुद का चेहरा देखो और मेरी ड्रेस देखो। काजल कमरे में आती है। तुम भले ही इतने महंगे कपड़े पहनती हो लेकिन तुम्हारा दिल बहुत काला है। कोई बात नहीं निशा, तुम्हारी दर्जी भाभी गरीब जरूर है लेकिन इससे अच्छी ड्रेस सिल कर दूंगी तुम्हें, जिससे तुम ही पूरे कॉलेज में चमकोगी। काजल की बातें सुनकर पूजा मुंह टेढ़ा करती है और अपनी ट्रॉली बैग में अपनी सारी ड्रेस रखने लगती है। तो वहीं काजल अपनी सास के साथ बाजार जाती है और वहां से कुछ सस्ते कपड़े और सिलाई का सामान लेकर आती है और सीधा अपने कमरे में सिलाई करने लगती है। बहू, ऐसी भी क्या जरूरत पड़ गई तुझे कि बिना सांस लिए तू बाजार से सारा सामान लेकर आ गई और घर में आते ही सिलाई करने लगी? माँ जी, मुझे देवरानी जी को दिखाना है कि मैं भले ही छोटी मोटी सिलाई जानती हूँ और उनके डिजाइनर ड्रेस से अच्छी ड्रेस बना सकती हूँ। काजल अपनी नंदी के लिए दिन रात एक करके एक प्यारा सा गाउन बनाती है जिसे पहनकर निशा कॉलेज जाती है और सबकी तारीफ पाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब पूजा घर के बाहर सफाई कर रही होती है तो अचानक से तेज बारिश हो जाती है। अब पूजा जल्दी से सारा काम छोड़कर अंदर भागती है, जहां वो देखती है कि काजल उसके सारे डिजाइनर ड्रेस कमरे में लगी तार और बिस्तर पर से उठाकर उन्हें संदूक में रख रही है। मैं जानती हूँ तुम्हें पसंद नहीं जब तुम्हारी कोई भी डिजाइनर ड्रेस को कोई हाथ लगाता है, पर तुम्हारे कमरे की छत बहुत ज्यादा टपकने लगी थी और तुमने अपने कपड़े ऐसी तार पर और बिस्तर पर सूखने के लिए रखे थे, तो बस इसीलिए। मेरे डिजाइनर कपड़ों की देखभाल करने के लिए शुक्रिया। पूजा का शुक्रिया सुनकर काजल मुस्कुराती हुई वहां से चली जाती है। इसी तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं और एक दिन पूजा अपने डिजाइनर कपड़ों को देखकर अपने कमरे में अकेले में रोने लगती है। क्या हुआ पूजा, तुम अपने कपड़ों को देखकर रो क्यों रही हो? मैंने कभी नहीं सोचा था इस मिट्टी के घर में काम करने से, यहाँ रहने से मेरे डिजाइनर कपड़े खराब हो जाएंगे। ऊपर से तो मैंने इन्हें रगड़ रगड़ कर साफ किया जिस वजह से इनका सारा डिजाइन खराब हो गया और नीचे से ऐसे बदतमीज मिट्टी चिपकी जो मेरे कपड़े से उतरने का नाम ही नहीं ले रही। आप गरीब के पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि मेरे कपड़े ड्राई क्लीन करवा सको। यहाँ पूजा रो रही होती है और वहीं ये सारा सीन सास और जेठानी कमरे के बाहर खड़ी देखती हैं और पूजा को परेशान देख दोनों सास बहू पूजा की गैर मौजूदगी में उसके सभी कपड़ों को ड्राई क्लीन करने के लिए दे देती हैं। पूजा इतनी दुखी थी कि उसने अपने कपड़े 2 दिन तक बाहर नहीं निकाले और 2 दिन बाद जब ड्राई क्लीन वाला कपड़े लेकर आता है तो पूजा देखती है कि आशा और काजल ने अपने सारे पैसे उस ड्राई क्लीनर वाले को दे दिए। ये देखकर उसका दिल पिघल जाता है। मैं उनके साथ कभी अच्छे से पेश नहीं आती, घर के काम भी मन से नहीं करती, इन लोगों के साथ कितनी बदतमीजी करती हूँ, फिर भी ये सब मेरी कितनी फिक्र करते हैं। पूजा, मैंने तुम्हारे सारे कपड़े ड्राई क्लीन करवा दिए हैं, अभी मत पहनना, जब तुम अपने मायके जाओ या घूमने जाओ तब पहनना। मैंने तुम्हारे लिए कुछ सूट बनाए हैं और साड़ी लेकर आई हूँ, तुम उन्हें पहन लेना, या मिट्टी है ना, गंदे हो जाते हैं तुम्हारे कपड़े। इस बार पूजा काजल की ड्रेस को ना तो मना कर पाती है और ना ही फेंक पाती है। वो चुपचाप कमरे में जाकर काजल की दी हुई ड्रेस पहन लेती है और बाहर आती है और ये देख सब खुश होते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन तेज बारिश में पूजा के पिता उससे मिलने उसके ससुराल आते हैं। चटाई बिछाकर सास और जेठानी उन्हें बिठाती है और खुद भी बैठती है। अपने पिता को देख पूजा डर जाती है और जब वो बाहर से अपने पिता के लिए चाय नाश्ता लेकर आती है तो अपनी सास और जेठानी के मुंह से अपनी तारीफ सुनती है। भाई साहब, आपसे किसने कहा कि आपकी बेटी बदतमीज है? इतने बड़े फैशन डिजाइनर की लड़की हमारे इस झोपड़पट्टी में रह रही है, मिट्टी के घर में। हमारा मिट्टी का बाहर रखा चूल्हे पर इस बारिश में वो खाना बना रही है। वो कैसे काम करती है वो मैं ही जानती हूँ। उसने तो हमारे घर को जोड़ रखा है और मैं तो बड़ी खुश नसीब हूँ पूजा जैसी देवरानी पाकर। डिजाइनर कपड़े होने के बाद भी वो मेरे बनाए हुए कपड़े पहनती है। तभी पूजा चाय लेकर आगे बढ़ती है और पापा के आगे चाय नाश्ता रखकर कहती है, पापा चाय। मैं जानता था तू सुधर जाएगी। तूने तो आज मेरा सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। आज मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए आज मैं तुझे तेरा क्रेडिट कार्ड, बैंक बैलेंस और डिजाइनर कपड़े देने आया हूँ। अब मैंने सोच लिया है हर महीने में तुझे 2 डिजाइनर कपड़े और जरूरत की सारी चीजें दूंगा। नहीं पापा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे डिजाइनर कपड़ों का भी शौक नहीं है। मुझे इतना अच्छा घर परिवार मिल गया कि किसी और चीज की अब चाह ही नहीं है। पर हाँ, मैं चाहती हूँ कि जैसा मेरा डिजाइनर लहंगा था उससे भी अच्छा आप मेरी नंद के लिए लहंगा डिजाइन करें। उसका सपना है कि वो अपनी शादी में डिजाइनर लहंगा पहने। भाभी, उस दिन तो मैंने ऐसे ही कह दिया था, आपको मेरी बात अब तक याद है? एक बार अपनी ड्रेस ना देकर मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, इसीलिए मैं अपनी इकलौती नंद का ये सपना पूरा करना चाहती हूँ और आप सब मुझे माफ कर दीजिए। मैंने जो शुरू में आकर आप लोगों के साथ बदतमीजी की, पर अब मैं बिल्कुल वैसी बन के रहूंगी जैसा आप लोग चाहते हैं।
उस दिन से पूजा अपने परिवार के साथ उनकी तरह रहने लगती है। 4 महीने बाद कविता का फोन आता है। बेटा, तूने अपने पिता को विश्वास दिलाया कि तुम एडजस्ट हो चुकी हो। अब तू देखना कैसे मैं तेरा तलाक करवाती हूँ और तुझे एक अच्छे घर में भेजती हूँ। माँ, अपनी बेटी का घर तोड़ना बंद करो, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। इतना बोलकर पूजा अपनी माँ का फोन रख देती है और अपने गरीब परिवार के साथ उन्हीं की तरह से रहने लगती है। गर्मी में गंवार बहू के बाहर वर्सेस मॉडर्न बहू के घर के काम। ओ धन्नो, मेरी प्यारी धन्नो, चल जल्दी से ये घास खा ले, उसके बाद मैं भी अपने कमरे में जाऊँ। बहुत गर्मी हो रही है यहाँ, तू बाहर नहीं निकलना, समझी? अरे यहाँ तो पानी नहीं है। राधिका, राधिका बहू, जरा बाहर तो आ। अरे सुनाई नहीं दे रहा है क्या तुझे? अरे क्या है माँ जी, क्यों परेशान कर रही हो? जरा सा मुझे अपने एसी वाले कमरे में भी नहीं लेटने देती हैं आप। खाना बना कि नहीं? माँ जी, मैंने पास्ता बना दिया है, आज वही खा लेना। हे भगवान, तेरी वजह से घर में और किचन में एसी लगवाया, अब तुझसे खाना भी नहीं बनता। अच्छा, तू धन्नो के लिए पानी लिया बाहर अंदर से। माँ जी, आपको पता है ना, मुझे गर्मी में बाहर आना पसंद नहीं है। मेरा फेस मास्क काम भी नहीं करेगा। ये आखिरी बार पानी ला रही हूँ, इसके बाद आप मुझे कभी कुछ नहीं कहेंगी बाहर के काम के लिए। मैं तुझे कुछ कहती भी कहाँ हूँ, बस पछता रही हूँ तेरे जैसी मॉडर्न बहू को पाकर। तभी राधिका एक बाल्टी पानी सास को बाहर लाकर दे देती है। दरअसल ये है बिमला, जो रामपुर गांव में अपने परिवार के साथ रहती है। लेकिन एक दिन बड़ा बेटा शहर की मॉडर्न लड़की राधिका से प्यार कर शादी कर उसे गाँव में ले आता है, जिसके बाद राधिका गाँव के माहौल में बिल्कुल भी नहीं ढलती और अपने जरूरत के हिसाब से घर में एसी भी लगवा लेती है। सास को ही घर का सारा काम करना पड़ता है। कुछ देर बाद, मुझे बहू की ऐसी खाने पीने की चीजें बिल्कुल समझ नहीं आती है। ऊपर से मॉडर्न कितनी है, देखो तो पल्ला भी नहीं करती, कैसे रहती है घर में। आने जाने वाले रिश्तेदार मुझे टोक देते हैं, और सबसे ज्यादा बुरा तो मुझे तुम्हारे लिए लगता है। बहू होने के बावजूद भी तुम घर देखती हो। अजी, अब क्या कर सकती हूँ? अरे मुझे अपनी इस बात का जवाब मिल गया। गोविंद जी, मैं सोच रही हूँ माधव की शादी एक गांव की लड़की से कर दूं, जो हमें भी समझे, हमारा घर भी संभाले। इस मॉडर्न बहू से तो मैं परेशान हो चुकी हूँ। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। मेरी नजर में मेरे दोस्त की बेटी है, वो बहुत सुशील है, बहुत प्यारी बच्ची है। दोनों सास ससुर फौरन बेटे के रिश्ते के लिए दोस्त के घर पहुँच जाते हैं। वहीं ये सब बात सुन मॉडर्न बहू कहती है, बेचारे मेरे सास ससुर मुझसे निपट नहीं पाते, अब एक और आफत लाने की तैयारी में है। चलो अच्छा है, उस पर भी मैं अपना हुक्म चलाऊंगी। इसके बाद राधिका अपने कमरे में रहकर आराम से बाहर का खाना ऑर्डर करके खाती है। वहीं गोविंद और विमला अपने छोटे बेटे के लिए पारुल को पसंद कर लेते हैं और महज 1 महीने में शादी कर बहू को घर ले आते हैं। पारुल बहू 5वीं पास थी। खैर, ससुराल की पहली रसोई में वह अपने ससुराल वालों को बेहतरीन खाना खिलाकर खुश कर देती है। फिर सास ससुर से शगुन लेने के बाद घूंघट वाली गंवार बहू उनके पैर छूती है। बस बहू जीती रहो। वैसे बहू, तुमने घूंघट क्यों किया है? हमारे घर में एक और बहू है जो बहुत मॉडर्न है, तो तुम घूंघट तो रहने ही दो। अरे पापा जी, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? मुझे माता पिता ने यही सिखाकर भेजा कि सास ससुर के आगे घूंघट करके अपना मान सम्मान बढ़ाऊं, ख्याल रखूं। ऐसे बिना घूंघट के ठीक नहीं होता। बहू, तुमने इतना बोला, मान सम्मान बढ़ाया, यही बहुत बड़ी बात है। घूंघट करने की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है, बेशक सर ढककर रहना। ठीक है माँ जी। पारुल, तुम ज्यादा ही नौटंकी करके नहीं दिखा रही हो? खैर, गांव की गवार हो, ये सब हरकत तो करोगी ही। छोटा मुंह बड़ी बात जेठानी जी, पर आपने जिस तरीके से माँ जी पापा जी के सामने कपड़े पहने ये बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे। साड़ी तो ऐसी होती है जिसमें नारी सुंदर लगे, ना कि अंग दिखाए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरीके से बात करने की? तुमसे ज्यादा पढ़ी लिखी मॉडर्न हूँ। अब तुम मुझे बताओगी कि सही क्या है, गलत क्या है? अरे तुम्हें तो मेरे जैसा मेकअप करना, ड्रेसिंग स्टाइल, इन सब के बारे में भी नहीं पता होगा। अरे भाभी, शांत शांत, उसे आपके बारे में अभी कुछ भी नहीं पता। देवरानी जेठानी की तरह आप दोनों लड़ना बंद कीजिए। माधव ठीक कह रहा राधिका बहू, तुझे तो खाना बनाना अच्छा नहीं लगता, मैं ही बनाती थी पहले, तो अब से सारा खाना पारुल बहू देख लेगी, तू बाहर के काम कर लेना। नहीं माँ जी, मैं इतनी गर्मी में बाहर का काम नहीं कर सकती, मेरी स्किन डल हो गई। तो वैसे भी इस गांव जैसे एरिया में स्पा नहीं है, मैं घर के अंदर का काम कर लूंगी, क्योंकि उन भैंसों को संभालना और पौधों में पानी डालना, पापड़ को देखना, ये सब मेरे बस की बात नहीं है। कोई बात नहीं माँ जी, गर्मी में बाहर के सारे काम मैं ही देख लूंगी। तभी राधिका अपने एसी वाले कमरे में चली जाती है और पारुल बाहर धन्नो से मिलने जाती है, उसे नहला भी देती है। अरे प्यारी धन्नो, दोस्त बनोगी? बहुत गर्मी है, तुम्हें धूप लग जाएगी, तनिक छांव में आ जाओ, नहा कर तो तुम्हें ठंडा ठंडा लग रहा होगा ना।
तभी धन्नो अपने गले की घंटी बजाकर पारुल को उसकी बात का जवाब देती है। अरे वाह, तुम तो मुझसे बातें भी करने लग गई। बहुत खूब, अब ये चारा खा लो। लगता है बहू तुम उसके साथ घुल मिल गई हो। हाँ माँ जी, मुझे धन्नो बहुत पसंद है। बताइए ना, बाहर का और क्या काम है? देखो बहू, पापड़, अचार बनाना और धन्नो को खिलाना पिलाना, नहलाना और पौधों में पानी डालना, बस इतना ही है। ठीक है माँ जी। तब बिमला चली जाती है। फिर बहू आलू उबाल कर धूप में उसके पापड़ बनाने लगती है। बहुत देर तक धूप में पापड़ बनाने से उसके शरीर पसीने से लथपथ हो जाता है। शुक्र है ये पापड़ बनाने का काम तो खत्म हुआ। अब मैं धन्नो को चारा दे देती हूँ, उसे भूख लगी होगी। ये कहकर पारुल गाय को चारा देती है। उसे काम करता देख पड़ोसी तारीफ करते हैं। वहीं अपने कमरे से चंट जेठानी भी देखती है। देखो तो कैसे गंवार बहू गर्मी में काम कर रही है। बहुत शौक है ना इसको बाहर गर्मी में काम करने का। कल इसकी मैं लंका लगा दूंगी। राधिका रसोई में ठंडा जूस पीती है। कुछ देर बाद फोन चलाने लगती है। ये क्या बहू, तू यहाँ बैठकर फोन चला रही है? सिंक में इतने सारे बर्तन हैं, अब घर के अंदर का काम तो करेगी। अब वो भी नहीं होता तुझसे एसी में। करूंगी ना माँ जी, करूंगी। तब सास के सामने राधिका एसी वाले किचन में काम करने लगती है। विमला के जाने के बाद ही पारुल जब रसोई में आती है। अरे वाह, जब मैं सुबह रसोई में खाना बना रही थी तब तो मुझे रसोई इतनी ठंडी ठंडी नहीं लगी, तो इस टाइम कैसे? जेठानी जी, ये रसोई तो ऐसे ठंडी हो रही है जैसे कि मैं हिमालय की पर्वत में आ गई हूँ। अब तुम जैसे गवार को क्या पता कि रसोई में एसी लगा है जो इतनी ठंडी हवा देता है। तुम्हारे टाइम पर सुबह एसी नहीं चल रहा था तो तुमने गर्मी में ही खाना बना कर दे दिया। लेकिन मैं गर्मी जरा सी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। खैर, शाम को मुझे सब्जी बनानी है, इसीलिए बाजार जाकर अभी इसी वक्त कच्ची मटर, पनीर, मसाले और टमाटर प्याज खरीद कर ले आना। जेठानी जी, मैं अभी तो बाहर से आई हूँ, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। मैं शाम को चली जाऊंगी जब थोड़ी सी धूप खत्म हो जाएगी। नहीं, तुम्हें अभी इसी वक्त जाना पड़ेगा, बाहर के काम है ना तुम्हारे, तो जाओ करो। तब बेचारी बाहर धूप में जाकर जेठानी का बोला हुआ काम करती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं। मॉडर्न बहू घर में भी काम करने से बचती है और दोनों टाइम बाहर से खाना ऑर्डर करके घर वालों को खिलाती है। उन्हें कुछ पता भी नहीं चलने देती और अपना मेकअप करना, एसी वाले कमरे में बैठकर रील बनाना, यही सब करती थी। वहीं बेचारी गंवार बहू कभी धन्नो का ख्याल रखती तो कभी उसे बाहर घुमाने ले जाती, कभी धूप में बगिया में पानी डालती, बाहर गर्मी में घर के बाहर सफाई करती। सिर्फ इतना ही नहीं, जेठानी भी बार बार उसे बाहर भेजती, कभी आइसक्रीम लाने के लिए, कभी ऑर्डर किए खाने को लाने, तो कभी बाजार से सामान लाने के लिए। उसके धूप के काम कभी खत्म ही नहीं होते थे, जिससे अक्सर वो परेशान हो जाती थी। एक दिन, अब तो बहुत हो रहा है, मैं तो बाहर का काम करके थक जाती हूँ। आज मुझे धन्नो को बाहर नदी पर नहलाने के लिए जाना था, लेकिन हिम्मत नहीं है। बहू, आज तेरी तबीयत ठीक नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं राधिका से कह देती हूँ। वैसे भी अपने एसी के कमरे में लेटी रहती है 24 घंटे। देखूं इसने दोपहर का खाना बनाया या नहीं बनाया। अंदर चल। अच्छा हुआ विमला जो तू उसकी फिक्र करके इसे अंदर ले जा रही, क्योंकि तेरी ये एक बहू है जो बाहर गर्मी में कितना भी काम कर ले, सोने जैसा चेहरा चमकता रहता है, और एक वो है जो घर में बैठी रहती, कोई काम नहीं करती, फिर भी इतने महंगे प्रोडक्ट लगाती, हर वक्त मुंह पर जैसे कि पता नहीं कितनी धूप में काम करके काली हो गई हो। ये सब दूर खड़ी राधिका सब सुन लेती है और सविता उसके पास आती है कि बाहर का ऑर्डर मंगाया हुआ खाना प्लेट में निकालते हुए देख लेती है। ये सब क्या है राधिका? तूने रसोई में खाना नहीं बनाया, बाहर से ऑर्डर किया खाना हमें खिला रही है। आखिरकार आपको पता चल ही गया। हाँ, मैंने खाना बाहर से ऑर्डर किया क्योंकि मुझे खाना बनाना बिल्कुल नहीं पसंद माँ जी, और इतनी गर्मी में कौन काम करता है। ये तू मुझसे पूछ रही? अरे तेरी आंखों के सामने जीता जागता सबूत तेरी देवरानी है। भले ही गंवार सही, लेकिन बाहर लगातार धूप में काम करके इसने खुद को कमजोर कर लिया है, और जहाँ तक मैं जानती हूँ तूने भी इसे जानबूझकर बार बार बाहर भेजा है। तब भी इस लड़की ने सारा काम किया, पर तूने क्या किया? तू तो अंदर एसी में ही रहती है 24 घंटे। साफ बात तो ये है कि बहू तू कभी पारुल बहू की बराबरी कर ही नहीं सकती। तेरे बस की नहीं है बाहर का काम संभालना। माँ जी, क्यों आप इसके नाम के गुणगान गाती रहती हैं? मैं भी बाहर का काम संभाल सकती हूँ। ऐसा है तो जा, आज धन्नो को नदी में तू नहला कर लाएगी। माँ जी रहने दीजिए, जेठानी जी नहीं ले जा पाएंगी उसको। अब तो मुझे जरूर जाना है। तब राधिका धन्नो की गले की रस्सी पकड़कर उसे नदी में ले जाती है, जहाँ मॉडर्न बहू उसको पकड़कर नहलाने में बहुत हिचकिचाती है। पीछे पीछे पारुल भी आ जाती है। तभी धन्नो की पूंछ से राधिका डरकर नदी में गिर जाती है और डूबने लगती है। बचाओ बचाओ! तब जाकर पारुल राधिका को बचाकर धन्नो समेत घर आती है। तब राधिका, माँ जी और पारुल आप दोनों मुझे माफ कर दो। सच में बाहर गर्मी में लगातार काम करना बहुत बड़ी बात है। मैं तो धन्नो को नहला भी नहीं पाई और घर में रहकर आसान काम भी नहीं करती। मैंने तुम्हें आज तक जो भी कहा उसके लिए माफ कर दो पारुल।
दीदी बीती बातें भूलकर हम एक नई शुरुआत करते हैं, ठीक है। इस प्रकार मॉडर्न बहू गंवार बहू के गुणों को अपना कर खुद को सुधारती है और ससुराल वालों को भी खुश रखने लगती है।